हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट प्रिस्क्रिप्शन। देखेंगे प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, कौन इसको प्रिस्क्राइब कर सकता है, क्या इसके मेन पार्ट्स होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग। प्रिस्क्रिप्शन, मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन इज द प्रिस्क्राइबर्स ऑर्डर टू प्रिपेयर और डिस्पेंस अ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, यूजुअली मेडिकेशन फॉर अ स्पेसिफिक पेशेंट, a written direction for the preparation and administration of a remedy। प्रिस्क्रिप्शन एक ऐसा किसी कागज़ का टुकड़ा कह सकते हैं या फिर डिजिटल मीडियम से भेजा हुआ एक लेटर कह सकते हैं, जो कि एक प्रिस्क्राइबर के द्वारा लिखा हुआ लेटर होता है, जिसमें ऑर्डर होता है कि जो मेडिसिन हैं किसी भी पेशेंट के लिए कैसे उनको डिस्पेंस करना है और स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिसिन यूज़ होनी है वो पेशेंट को प्रोवाइड करनी है। सो दिस इज अ रिटन ऑर्डर। प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग स्टेप्स क्या क्या होते हैं? मेक अ स्पेसिफिक डायग्नोसिस, कंसीडर द पैथोफिजियोलॉजिकल implications of the diagnosis, select a specific therapeutic objective, select a drug of choice, determine the appropriate dosing regimen, devise a plan for monitoring the drug's action and determine an endpoint of the therapy, plan a program of the patient education। अगर स्टेप्स की बात करें तो सबसे पहले आपको एक डायग्नोसिस करनी होगी कि एक्चुअल में जो पेशेंट आया है, कंसीडर द पैथोफिजियोलॉजिकल implications of the diagnosis, select a specific therapeutic objective। पहले हमें डायग्नोसिस करना है कि पेशेंट को जो है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद पैथोफिजियोलॉजिकल जो भी इम्प्लीकेशंस है वो हम देखेंगे डायग्नोसिस के लिए कि प्रॉब्लम जो है मेन कहाँ से आ रही है। उसके बाद थेराप्यूटिक जो ऑब्जेक्ट हैं वो हमें सेलेक्ट करने होंगे। उसके बाद बहुत सारी एक ही चीज़ के लिए बहुत सारी ड्रग होती हैं, तो उसमें हमें चॉइस करनी है कि ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी है। मतलब ऐसा होता है कि कोई भी जो डिसीज़ है या जो भी पेशेंट की प्रॉब्लम आ रही है उसको ठीक करने के लिए बहुत सारी ड्रग्स जो हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन जो पेशेंट है उसके लिए जो सबसे एप्रोप्रिएट जो ड्रग है वो कौन सी होगी वो हमें पहले ही सिलेक्ट करनी होती है, क्योंकि बहुत सारी ड्रग्स के साइड इफेक्ट अलग अलग होते हैं। और उसके बाद हम उसका डोज कैलकुलेट करेंगे कि एक्चुअल में किस एज का जो पेशेंट है वो है, अगर वो यंग है, अडल्ट है या फिर जो ओल्ड एज के जो पर्सन है वो है, उनके हिसाब से हमें एप्रोप्रिएट अमाउंट जो है डोज का वो फिक्स करना होगा। उसके बाद हमें एक प्लान बनाना होगा कि कितने से कितने टाइम तक हमें वो जो ड्रग है वो उसको देनी है और जो थेरेपी जो है हमारी वो कब एंड होगी। उसके साथ साथ जो नंबर 7 का स्टेप है वो है कि पेशेंट एजुकेशन, मतलब जो तुम्हारा पेशेंट आया है उसको अवेयर करना, नॉलेज देना उसको अबाउट द मेडिसिन, कब कौन सी दवाई कितने टाइम लेनी है, कितने टाइम नहीं लेनी है, कौन सी चीज़ किस चीज़ के साथ में लेनी है, वो सारी डिटेल हम उसको देंगे। दैट इज प्रोग्राम फॉर पेशेंट एजुकेशन। नाउ प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, हु कैन प्रिस्क्राइब। कौन कौन से, ऐसा नहीं है कि प्रिस्क्रिप्शन किसी ने भी पर्चा उठा के लिख दिया, ऐसा कभी भी हो नहीं सकता। उसके लिए जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं वही उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स जो है, ड्रग्स अगर सही अमाउंट में नहीं दी गई किसी को तो वो हार्मफुल इफेक्ट शो कर सकती है, टॉक्सिसिटी बढ़ सकती है और इनफैक्ट वो पॉइजनस भी हो सकती है। तो जो स्पेसिफिक पर्सन होते हैं वही प्रिस्क्रिप्शन को लिख सकते हैं और वही गवर्नमेंट उनको परमिट करती है। एग्जाम्पल्स आर फिजिशियंस हो गए, डेंटिस्ट हैं अपने, और वेटनेरियंस हैं, और जो स्पेशलाइज फार्मासिस्ट होते हैं वो है, नर्स है, जो प्रैक्टिस नर्स होती हैं वो लिख सकती हैं, फिजिशियंस की जो असिस्टेंट होते हैं वो लिख सकते हैं। ये जो प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट इसमें शो किया गया है वीडियो में, ये एक रफ डायग्राम है, इससे आप समझ सकते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन के कितने पार्ट होते हैं। आउट पेटेंट प्रिस्क्रिप्शन, अब इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज डेट एंड पेशेंट्स इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले डेट रहेगी उसमें। दूसरा जो पार्ट रहेगा, एज यू कैन सी हियर, इसमें जो दिया है प्रिस्क्राइबर्स नेम्स और जो लाइसेंस वगैरह है प्रोफेशनल की वो सबसे टॉप में दिया है। उसके बाद जो नीचे वाला जो कॉलम है उसमें पेशेंट का नाम, एड्रेस, डेट, कब, ये कौन से जो भी उसकी प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक डिटेल्स हैं पेशेंट के बारे में, वो हमको सबसे पहले वाले पार्ट में मेंशन करनी होती हैं। डिटेल्स में क्या क्या आ जाएगा? जो भी पेशेंट है उसका नाम, जो उसकी एज है वो, चिल्ड्रन है, ओल्ड एज है, जो भी है, जो भी उसका वेट है वो, बॉडी सरफेस एरिया और सेक्स। नाउ सुपरस्क्रिप्शन, ये जो पार्ट होता है इसमें एक सिंबल होता है सुपरस्क्रिप्शन में, दैट इज RX। जो भी लोग फार्मेसी से रिलेटेड हैं, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनने कहीं ना कहीं इस चीज़ के बारे में देखा होगा कि जो सुपरस्क्रिप्शन जो पार्ट है, जो सबसे पहले हम सीखते हैं वो होता है सिंबल RX। RX दैट इज एन एब्रीविएशन फॉर रेसिपी, मीन्स टेक दो। सुपरस्क्रिप्शन का जो RX पार्ट होता है उसको हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी RX का मतलब होता है ये होता है कि जो भी हम मेडिसिन किसी को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, जो भी हम ड्रग किसी को दे रहे हैं, वो हम ऊपर वाले को साक्षी मान के अपनी बिना किसी नियत को, चाहे पैसा कमाने की नियत हो या बिना किसी गलत नियत के, इंसानियत के लिए, फॉर ह्यूमैनिटी के लिए हम काम कर रहे हैं। और हमें मान के चल रहे हैं कि जो भी हम ड्रग उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, जो भी हम काम करेंगे ऐसा फार्मेसी रिलेटेड, ड्रग्स रिलेटेड, वो सामने वाले के लिए और ह्यूमैनिटी के लिए, उसके वेलफेयर के लिए ही होगा, ना कि पर्सनल इशूज़ के लिए, पर्सनल प्रॉफिट के लिए। इसके लिए वो चीज़ नहीं होगी। दैट इज द मीनिंग ऑफ RX। इसमें दिखाया गया है सुपरस्क्रिप्शन, ये जो सिंबल आप इसमें देख सकते हैं, ये कॉपी है प्रिस्क्रिप्शन की, इसमें RX मेंशन है। नाउ द पार्ट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन में क्या क्या मेंशन होगा? नेम एंड स्ट्रेंथ ऑफ ईच ड्रग। यू कैन यूज आइदर द ब्रांड नेम
और द जेनरिक नेम। सबसे पहले नाम लिखना होगा, स्ट्रेंथ का मतलब कितने एमजी की ड्रग है, क्या उसका नाम है, वो इसमें मेंशन होगा। एंड सेकंड पॉइंट इज डोजेस फॉर्म। डोजेस फॉर्म इन द सेंस कि जिससे हमारे लिए हमने पढ़ा हुआ है कि किस टाइप का डोज जो मार्केट में अवेलेबल है, किस फॉर्म में अवेलेबल है, वो होता है डोजेस फॉर्म। लाइक हमने अगर लिखा है नाम लिखा है मान लीजिए किसी ड्रग का, लाइक क्रोसिन हो गई या कोई भी पैरासीटामोल टैबलेट है, उसका हमने नाम लिख दिया और उसके साथ लिख दिया 100 mg, और उसके नीचे जो उसका डोजेस फॉर्म है तो वो हम लिख देंगे टैबलेट, क्योंकि पैरासीटामोल की और भी चीज़ें आती है, सस्पेंशन भी आता है और भी चीज़ें आती हैं, तो उसमें मेंशन करना होगा कि किस टाइप का डोजेस फॉर्म है। नाउ सब्सक्रिप्शन पार्ट, डिस्पेंसिंग डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट और द नर्सेस। इस पार्ट में डायरेक्शन होगी किसके लिए, फार्मासिस्ट के लिए और या फिर नर्स के लिए। आल्सो द क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, क्वांटिटी टू बी डिस्पेंस्ड, कितनी क्वांटिटी डिस्पेंस करनी है उसका अमाउंट इसमें दिया रहेगा। और ये एक हिसाब से डायरेक्शन है डॉक्टर के द्वारा फार्मासिस्ट के लिए या फिर नर्स के लिए कि कितने अमाउंट में कितनी चीज़ें प्रिस्क्राइब करनी है, कितनी चीज़ें डिस्पेंस करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मेक अ सॉल्यूशन मिक्सड एंड प्लेस इंटू 30 कैप्सूल्स और डिस्पेंस 30 टैबलेट। And the next part is signature और transcription, that is direction for the patient. अब इस वाले पार्ट में जो पेशेंट्स है उसके लिए डायरेक्शंस दी जाएंगी। द डायरेक्शन शुड बी सिंपल एंड शुड बी fewer. The quantity to be taken, frequency and the timing of the administration, route of administration, special instructions। इसमें पेशेंट को जो डिटेल्स, जैसे मैंने अर्लियर बात की थी स्टेप 7 में जो मेंशन था कि पेशेंट एजुकेटिंग भी पार्ट होता है प्रिस्क्रिप्शन का। तो कोई भी ड्रग्स जो है पहले डॉक्टर ने डायरेक्शन दी कि फार्मासिस्ट जो है उसको कैसे प्रिस्क्राइब करे, या जो नर्सेज जो है वो उसको कैसे प्रिस्क्राइब करें, लेकिन आफ्टर दैट जो ड्रग जो आपकी पहुंचनी है वो जो मेन टारगेट है वो आपका पेशेंट है। तो अगर पेशेंट को ही वो चीज़ समझ में नहीं आएगी तो प्रिस्क्रिप्शन का कोई मीनिंग ही नहीं निकलेगा। सो इस वाले पार्ट में जो डायरेक्शन होती हैं वो पेशेंट के लिए होती है। कौन कौन सी डायरेक्शन हो सकती हैं, जैसे कि कितने टाइम कौन सी चीज़ लेनी है, कितने टाइम कौन सी टैबलेट या ड्रग जो है कितने अमाउंट में लेनी है, और जो फ्रिक्वेंसी और टाइमिंग होगी, जैसे मान लो उसमें मेंशन होता है जो हमने प्रिस्क्रिप्शन में देखा होगा कि एक टैबलेट आपको सुबह 9 बजे लेनी है, दूसरी 12 बजे या 3 बजे, या फिर एक सोने के पहले लेनी है, दूध के साथ लेनी है, पानी के साथ लेनी है, जो भी ये सारी डिटेल्स होती हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है कि अगर सीरप है तो मान लीजिए उसको बोलेंगे कि आपको ओरली लेनी है, या कोई लोशन वगैरह है तो वो अपन बोल देंगे उसको कि आपको अप्लाई करना है हाथ पे लगानी लोकल रूट के लिए। तो ये सारी डिटेल्स जो होंगी वो सिग्नेचर वाली पोर्शन में दी जाएंगी। रिफिल इन्फॉर्मेशन, दैट इज पार्ट 7। प्रिस्क्राइबर शुड राइट रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। जैसे जो रिफिल इन्फॉर्मेशन होता है उसमें मेंशन होता है कि कब रिपीट आपको कौन सी चीज़ करनी है, कब आपको दिखाना है, ये सारी डिटेल्स आपकी पार्ट नंबर 7 में आ जाएंगी। 8 जो पार्ट होता है उसमें प्रिस्क्राइबर्स ऑफिस इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब जिसने भी प्रिस्क्राइब की है ड्रग उसका जो ऑफिस है, नाम है, लाइसेंस किस नाम से है, उसका एड्रेस क्या है, उसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो सारी नीचे वाले 8 पार्ट्स में होगी, ताकि फर्दर अगर कुछ भी ऐसा इशू होता है, मान लीजिए साइड इफेक्ट हो गया या किसी ड्रग ने जो काम किया वो वैसे नहीं किया एज सच जैसा उसने लिखा था उस सोच के हिसाब से, तो कल को कोई भी इंक्वायरी करनी हो, चाहे वो पुलिस रिलेटेड केस हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड किसी भी ऑफिसर को विजिट करना हो उस पेशेंट से रिगार्डिंग, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रिस्क्राइबर के बारे में वो नीचे मेंशन होती है फॉर फर्दर इंक्वायरीज। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, हैंडल कैसे करेंगे प्रिस्क्रिप्शन को, फर्स्ट इज रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, पहले आप उसको रिसीव करेंगे, उसके बाद आप चेक करेंगे, पढ़ेंगे। कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स, उसके बाद कलेक्ट करेंगे जो मटेरियल उसमें मेंशन करा गया है उसको वेट करेंगे प्रॉपर। कंपाउंडिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग, तो उसके बाद कंपाउंड करेंगे जिस मेथड से उसको कंपाउंड करनी है, लेवल करेंगे एंड देन पैकेजिंग करेंगे। वी ऑलरेडी हैव डिस्कस्ड अबाउट रिसीविंग, रीडिंग एंड चेकिंग, collecting and weighting the materials, compounding, labeling and packaging. Care required in dispensing prescription, कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होगा। ऑलवेज कीप द प्रिस्क्रिप्शन बिफोर यू, सामने ही रखना है हमेशा। टेक द प्रिस्क्रिप्शन विथ यू while taking out the medicine from the shelf. It will serve as the constant reminder of the name and the strength of the prescription required to help to avoid mistakes. Always check the dispensing balance before weighing the ingredients which are required and help to avoid mistakes. Replace containers of stock preparation or drug in their proper position after use and keep the label in the upper position during the weighing solids ingredients, especially the patient drug such as morphine, hydrochloride, to serve as a constant reminder that the करेक्ट ड्रग इज बीइंग यूज्ड। सबसे पहले हमें ये गलती नहीं करनी है कि आपका ध्यान नहीं भटकना चाहिए, क्योंकि जो भी प्रिस्क्रिप्शन में ड्रग्स दी गई हैं वो टॉक्सिक भी हो सकती हैं और उसमें अगर एक भी मिस्टेक्स होती है तो वो सामने वाले को टॉक्सिसिटी कर सकती है, एडवर्स इफेक्ट्स हो कर सकते हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन को हमेशा सामने रख के ही पढ़ना है। जो भी आप एक ड्रग निकालते हैं उसका जब आप दूसरी ड्रग सेल से निकालने जाते हैं तो उसके आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि जो भी उस ड्रग का नाम मेंशन है आप वही ड्रग ही पेशेंट तक पहुँचाएं, टू अवॉइड द हैजार्ड्स और टू अवॉइड द टॉक्सिक इफेक्ट्स। जो भी हम वे कर रहे हैं, जो डिस्पेंस करने के पहले जो बैलेंस है उसको हमें चेक करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है हमारे अमाउंट में कभी भी ऊपर नीचे कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। जितना एक्यूरेट अमाउंट हमें वेट करना है उतना ही उस तक पहुंचेगा। When pouring or measuring the liquid ingredients, keep the label upward in order to prevent सरप्लस रनिंग डाउन ऑफ द बॉटल एंड स्ट्रेनिंग द लेवल। जो भी आप मान लीजिए ऐसा कोई लिक्विड इंग्रेडिएंट है जिसको आप पॉर करते हैं तो उसको हमेशा सही डायरेक्शन में ही सही तरीके से पॉर करें, क्योंकि उसका जो लेवल है अगर वो जो ड्रग है या दवाई है वो उसके ऊपर से बह जाएगी देन उसका लेवल को वो खराब कर देगी। केयर शुड बी टेकन टू कीप द डिस्पेंसिंग बैलेंस क्लीन।
The powder should be transferred from the stock container by using a clean spatula. The scale pen should be cleaned immediately after use. आपको क्लीन करना होगा स्पैचुला को जब भी आप पाउडर को ट्रांसफर करते हैं, क्योंकि अगर स्पैचुला क्लीन नहीं होगा तो इम्प्योरिटीज उसमें आ सकती हैं. Medicines which are used externally, such as the lotions, liniments, paints, etc., should be supplied in vertically fluted or filled bottles in order to distinguish by touch. They must be labeled in red or against a red background. रेड बैकग्राउंड के अगेंस्ट में उनको रखना चाहिए या फिर उसका जो लेवल है वही रेड कलर का होना चाहिए. बिफोर हैंडलिंग ओवर द मेडिसिन टू द पेशेंट, अगेन स्ट्रेंथ हैज बीन सप्लाइड एंड करेक्ट डायरेक्शन हैज बीन स्टेटेड ऑन द लेवल. चेक दैट द करेक्ट प्रिपरेशन इन द करेक्ट, लाइक जो भी आपने प्रिस्क्राइब करा है, जो भी उसका लेवल है, उसको एक बार फिर से आपको चेक करना होगा. सो प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग, एब्रिविएशन जो यूज होते हैं प्रिस्क्रिप्शन में, उसके मीनिंग्स अलग होते हैं. आपने देखा होगा प्रिस्क्रिप्शन बहुत ही ऐसे उसमें एब्रिविएशन यूज होते हैं जो हर कोई नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि वो एक कोड लैंग्वेज होती है बिटवीन द प्रिस्क्राइबर एंड द रीडर. जैसे टैब को पूरा टैबलेट जो उसका मीनिंग है, तो टैबलेट नहीं लिखेंगे, टैब लिख देंगे. कैप्सूल है तो उसको कैप लिख देंगे. पीओ जो है वो इंडिकेट करेगा बाय माउथ. PR जो है वो पर रेक्टम होगा. सो दीज आर द एब्रिविएशंस एंड देयर मीनिंग्स. Some of the examples are that BID इसका मतलब होता है ट्वाइस अ डे. TID दैट इसका मतलब होता है 3 times a day. QID क्वार्टर जो इसका मतलब होता है 4 times a day. HS एट बैड टाइम. SOS इफ नीडेड. सोर्स ऑफ एरर इन प्रिस्क्रिप्शन. अब बात करेंगे कि कौन कौन से सोर्स हैं जिससे एरर हो सकता है प्रिस्क्रिप्शन में, कोई भी दिक्कत आ सकती है, कोई भी गड़बड़ हो सकती है. सो फर्स्ट इज एब्रिविएशन. Abbreviation present a problem in the understanding part of the prescription order. Extreme care should be taken by the pharmacist in interpreting the abbreviation. Pharmacist should not guess at the meaning of an एब्रिविएशन. लाइक कोई भी एब्रिविएशन अगर डॉक्टर ने यूज़ करा है तो उसको जो फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको सही तरीके से पढ़े और उसी तरह से डायरेक्ट करे चीज़ों को जो प्रिस्क्राइबर ने लिखा हुआ है उसमें, क्योंकि अगर कुछ भी मिस्टेक्स हुई तो फार्मासिस्ट अपने अकॉर्डिंग जो है ड्रग मेंशन नहीं करेगा, और अगर वो करेगा तो डेफिनेटली वो चीज़ गलत ही जाएगी. नेम ऑफ द ड्रग, लाइक बहुत सी ड्रग्स ऐसी होती हैं जिनके नेम अप्रॉक्सीमेटली सेम होते हैं, तो इस चीज़ से एरर आ सकता है. लाइक जैसे डिजिटॉक्सिन है एंड डिजॉक्सिन है, इन दोनों का नेम कहीं ना कहीं मैच हो रहा है. तो मान लीजिए अगर डॉक्टर ने डिजॉक्सिन लिखा है और फार्मासिस्ट ने जल्दबाजी में उसको डिजिटॉक्सिन पढ़ लिया, तो नाम भले ही लगभग सेम है लेकिन इनका जो यूज है, इनके जो इफेक्ट्स हैं वो पूरी तरह से अलग अलग हैं. तो यहाँ से भी एरर आ सकते हैं, नाम को सही तरीके से पढ़ना पड़ेगा. सोर्स ऑफ एरर में और क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ प्रिपरेशन. लाइक अगर 100 mg की कोई भी टैबलेट है उसको 100 mg ही देनी है, अगर उसकी स्ट्रेंथ में थोड़ा बहुत भी डिफरेंस आया, जो थेरेपी है वो पूरी भी गड़बड़ हो सकती है. उसकी जो ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ सकती है, घट सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं. डोजेस फॉर्म ऑफ द ड्रग प्रिस्क्राइब. डोजेस फॉर्म इन द सेंस कि किस फॉर्म में वो डोज देनी है वो हमें मेंशन करना जरूरी है, वो हमें ध्यान रखना जरूरी है. लाइक मेनी मेडिकेशंस आर अवेलेबल इन मोर देन 1 डोजेस फॉर्म, लाइक लिक्विड, टैबलेट, कैप्सूल एक्सेट्रा. तो जिस फॉर्म में वो लिखी गई है उसी फॉर्म में हमें देनी है. डोजेस unusually high or low doses should be discussed with the prescriber. Pediatric doses may present, so pharmacists should consult pediatric posology to avoid an error. Sometimes a reasonable dose is administered to the frequency. जितने भी डोज की टैबलेट लिखी गई है, जितना भी डोज अप्रोप्रिएट है उतना ही फार्मासिस्ट को उसको देना चाहिए, प्रोवाइड करना चाहिए. क्योंकि जो पेडियाट्रिक पेशेंट्स होते हैं, लाइक हमने देखा है कि बच्चों के लिए ड्रग आती हैं वो अडल्ट से कम रहती हैं, और जो एजड जो लोग होते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी कंपेरेटिवली यंग एज से हम कम ही डोज देते हैं. तो अगर कोई भी ऐसा एरर आता है या कोई भी कन्फ्यूजन आती है, देन फार्मासिस्ट को बात करनी चाहिए जिसने भी वो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है एक बार उससे, ना कि अपने मन से कुछ भी दे देना. इंस्ट्रक्शन फॉर द पेशेंट. इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन हमने अर्लियर बात की वीडियो में कि जो इंस्ट्रक्शन पेशेंट को देने हैं कि कौन सी टैबलेट कब खानी है, कितने अमाउंट तक खानी है, कितने दिन तक खानी है, उसको बहुत ही सही तरीके से आपको समझाना होगा. पेशेंट तक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी आपके सही तरीके से. उसको जब आप गाइड करेंगे तो इसमें एरर की जो है वो बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी ऐसी होती है कि आपको एरर इसमें आए. अदरवाइज ये होगा कि मान लीजिए जो उसमें प्रिस्क्राइब करा था आपने वो इन्फॉर्मेशन ना देके कुछ और इन्फॉर्मेशन उसको दे दी, देन इसमें एरर आ सकता है. इनकम्पेटिबिलिटीज क्या होती हैं कि जब कोई भी ऐसी ड्रग जो किसी और ड्रग के साथ आप जब उसको देंगे तो वो इफेक्ट शो नहीं करेगी जो आपने सोचा है, क्योंकि दूसरी ड्रग का इफेक्ट उसके साथ मैचअप हो जाएगा और वो कुछ और ही इफेक्ट शो कर देंगी. सो एज अ फार्मासिस्ट, क्योंकि ड्रग का नॉलेज होना बहुत कंपलसरी है, तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सी ड्रग किस ड्रग के साथ प्रिस्क्राइब है. इफ आपको लगता है कि कोई भी ऐसी ड्रग प्रिस्क्राइबर ने प्रिस्क्राइब कर दी है कि जो किसी और ड्रग के साथ नहीं देनी चाहिए बट उसमें प्रिस्क्रिप्शन में वो चीज़ है, तो आपको कंसल्ट करना चाहिए अपने प्रिस्क्राइबर से कि इसमें इनकम्पेटिबिलिटी हो सकती है और जो इफेक्ट है वो टॉक्सिक हो सकते हैं. प्रिस्क्राइबिंग एरर्स में पुअर प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग आ सकती है. जैसे आपने देखा कुछ डॉक्टर्स लिखते हैं वो बहुत ही ऐसी लैंग्वेज लिखते हैं कि उसको समझना बहुत ही कठिन होता है, उसके चलते भी बहुत सारे एरर्स आ सकते हैं. अदर एरर्स आर छोटे छोटे एब्रिविएशंस में एरर आ सकते हैं. लाइक जैसे ओडी का मतलब एवरीडे था बट इसमें रिस्क ऑफ बीइंग जो उसमें मिसरीड कर लिया तो उसमें राइट आई को उसको ओडी से डिनोट कर दिया. या क्यू डी था जिसका मतलब एवरीडे था लेकिन क्यू आई डी हो गया तो 4 times a day हो गया. सो एब्रिविएशन में भी एरर आ सकते हैं.
Modern method of prescribing. Nowadays, the majority of the drugs are available in the market as ready-made formulation manufacturing by different pharmaceutical companies. The drugs should be prescribed by the official name and not by its proprietary name or the trade name. There are certain advantages and disadvantages of prescribing the drug by its proprietary name, which are as under advantage. जो मॉडर्न में जो पहले होता था कि डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब करता था फिर उसको फॉर्मुलेट करते थे, डिस्पेंस करते थे, देन उस पर लेवल करके आप पेशेंट को देते। पर मॉडर्न ऐसा नहीं है। अगर आप आज मार्केट में विजिट करेंगे तो आपको ऐसी कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा जिसमें जो फार्मासिस्ट है वो उसको प्रिस्क्राइब के बाद डिस्पेंस कर रहा है या वेट कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। अब जो फॉर्मुलेशन है वो मार्केट में ऑलरेडी डोजेस फॉर्म में प्रेजेंट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो ऑलरेडी टैबलेट कैप्सूल वगैरह सब ऑलरेडी मैन्युफैक्चर करके रखती हैं और उनको सिर्फ सेल आउट करना ही मेन आजकल फार्मासिस्ट का जो काम है वो है। तो उसके एडवांटेजेस क्या है? इट्स ईजी टू रिमेंबर proprietary because they are very catchy. It is easy to communicate with the patient. The continuity can be maintained by prescribing the same proprietary name every time. The bioavailability of the drug change with the change of adjustants used in the drug formulation manufactured by the different manufacturers. So only those proprietary drugs can be prescribed which have a better availability. Like एक ही ड्रग है जो 3 ब्रांड्स की बन रही है, 4 ब्रांड जो उसकी अलग अलग है मार्केट में, तो प्रोप्रिएटरी एक नेम जो होता है वो प्रेस्क्राइबर को यूज करना चाहिए। लाइक पैरासीटामोल का जो टैबलेट आता है वो बहुत सारी कंपनी बनाती है, लेकिन अगर उसने लिख दिया कि क्रोसिन ही देनी है, देन इजीली ये समझ लेंगे कि क्रोसिन देनी है और उसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो कम या ज़्यादा ऑलरेडी फिक्स्ड है। उसका जो अमाउंट है जितना कंपनी ने बनाया है उतना फिक्स है और अदर कंपनीज की कंपैरिजन में उसमें इंग्रेडिएंट यूज हुए हैं वो अलग हैं, उससे उसकी बायो अवेलेबिलिटी फर्क पड़ता है। तो प्रेस्क्राइबर को हमेशा ही एक क्लियर नाम मेंशन करना होगा किस टाइप की, किस कंपनी की, किस ब्रांड की ड्रग पेशेंट को देनी है। Disadvantages: it is cheaper to prescribe the drug by its official name. It becomes difficult for a pharmacist to dispense the substitute of the drug which is available in the stock. So these are some abbreviations जो कि रीडिंग्स में आप यूज कर सकते हैं। प्रिस्क्रिप्शन की इतने सारे एब्रीविएशन जो हैं, अलग अलग टाइप के एब्रीविएशन यूज किए जाते हैं बाय द प्रेस्क्राइबर टू द फार्मासिस्ट। These are some abbreviations for the side effects of the drug. Thanks for watching the video.